हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुरूह क्षेत्र था। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुरूह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़ वीरान जंगलों से भरा व लगभग निर्जन था। इसीलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। क्या कहा गया है ऐतिहासिक काल के बारे में कि प्राचीन काल में उत्तराखंड मूलतः एक दुरूह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़ वीरान जंगलों से भरा व लगभग निर्जन था। इसीलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहासों के सूत्रों को जोड़ा गया है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तराखंड में कुड़िंद शासक के बारे में। कुड़िंद शासक विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुड़िंद जाति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग तीसरी चौथी ईस्वी तक इनका शासन रहा। देहरादून के पास यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। कुड़िंद शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग तीसरी चौथी ईस्वी तक कुड़िंदों का शासन रहा। देहरादून के पास यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टामली कुलेंद्र, जो कि क्या है, कुड़िंद लोग दूसरी शती ईसा पूर्व में व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टामली कुलेंद्र कुड़िंद लोग इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि टामली जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टामली हैं कुलेंद्र कुड़िंद लोग दूसरी शती ईसा पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था और अमोघ भूति की रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बहेत तक प्राप्त हुई थी। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति था और अमोघ भूति की रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बहेत तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन है तथा प्राकृत में राज्ञः कुड़िंदस अमोघ भूतिस महारजस अंकित है। ठीक है, ये जो अमोघ भूति की जो रजत और ताम्र मुद्राएं हैं ये कहाँ पर फैली हुई थी? पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बहेत तक प्राप्त हुई हैं। और जो अमोघ भूति कुड़िंद शासक है, अमोघ भूति, इसकी जो रजत एवं ताम्र मुद्राएं हैं इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन है तथा प्राकृत में लिखा हुआ है। प्राकृत में क्या लिखा हुआ है? राज्ञः कुड़िंदस अमोघ भूतिस महारजस, ये लिखा गया है। ठीक है, ऐसा अंकित है।
प्रथम शती ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। प्रथम शती ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोशी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर आशेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर आशेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है। ऋषिकेश का पुराना नाम है वीरभद्र। ठीक है, मोरध्वज कोटद्वार के पास है। गोविशाण कहा जाता है काशीपुर को। ठीक है, गोविशाण काशीपुर से प्राप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुषाणकालीन अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज जो कि कोटद्वार के पास है, और गोविशाण काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश जैसे गोविशाण, काशीपुर, कालसी व लाखा मंडल स्थापित हुए और साथ ही कुड़िंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश जैसे गोविशाण, काशीपुर में कालसी व लाखा मंडल स्थापित हुए और साथ ही कुड़िंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। कुड़िंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार, बाबर, देहरादून तथा कालो डांडा, पौड़ी से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुड़िंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार, बाबर, देहरादून तथा कालो डांडा, पौड़ी से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, बाणवाला यज्ञ वेदिका, तृतीय शती का है ये। बाणवाला यज्ञ वेदिका, इसका निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने कराया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद तो कुछ यौधेय मानते हैं। ठीक है, बाणवाला यज्ञ वेदिका है जो कि तृतीय शती का है। बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने कराया था। शीलवर्मन नामक राजा को कुछ विद्वान कुड़िंद बताते हैं और कुछ लोग इन्हें यौधेय मानते हैं। नेक्स्ट है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुड़िंद लोगों ने कर्तपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुड़िंद लोगों ने कर्तपुर राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। ये कहा गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कि जो कर्तपुर राज्य है वो क्या है, गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। नेक्स्ट है, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के
कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। क्या लिखा गया है कि मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। जो बाणभट्ट का जो हर्षचरित है, बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है हर्षचरित, उसमें क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है बाणभट्ट के हर्षचरित में। ठीक है। नेक्स्ट है हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोलीहिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के पोलीहिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। जो हर्षकालीन चीनी यात्री है ह्वेनसांग, उसने हिमालय को पोलीहिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में ह्वेनसांग गया था। ठीक है। ब्रह्मपुर उत्तराखंड के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। और ह्वेनसांग ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली यानी चीनी माप के घेरे में है। 20 ली क्या है, एक चीनी माप है। ठीक है। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो लगभग 20 ली चीनी माप के घेरे में है। नेक्स्ट है अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। नेक्स्ट है बहुराजकता का युग। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया था। क्या हुआ, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्य मुख्य थे, जिनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। 6वीं सदी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए। ठीक है। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा
कुलिंद के बारे में। ठीक है, कुलिंद वंश के, कुलिंद शासकों के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कुलिंद शासक और अब हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के बारे में। तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश है, इसकी जब स्टार्टिंग से लगभग 300 वर्षों तक कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश की राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई और इस कारण से ये कत्यूरी वंश के नाम से जाने गए। क्या होता है कि शुरू से लगभग 300 वर्षों तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश है या जो कत्यूरी राजवंश है, इसकी राजधानी जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी और बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई और इस कारण से ये कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। क्योंकि क्या किया गया था, बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी, जो कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई और इस कत्यूर घाटी के नाम के कारण ही ये कत्यूरी वंश के नाम से जाने गए। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश है या जो कत्यूरी वंश है, इनके 3 से अधिक परिवारों या वंशों ने शासन किया। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश है, इसके 3 से अधिक परिवारों या वंशों ने शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के बारे में कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है। अतः प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड या कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश को उत्तराखंड या कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कत्यूरी वंश या जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसका इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है। अतः प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण कत्यूरी राजवंश या जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसे उत्तराखंड या कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर अर्थात रुहेलखंड तक विस्तृत थी। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर रुहेलखंड तक विस्तृत थी। बागेश्वर लेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार या वंश का प्रथम राजा बसंत देव था। वह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। ठीक है, राजा बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। बागेश्वर लेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार या वंश का प्रथम राजा बसंत देव था। जो प्रथम राजा बसंत देव है, वह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। नेक्स्ट है, बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद के शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरपर देव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपर देव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना इन्होंने खरपर देव ने की थी।
ठीक है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। जो कश्मीरी इतिहासकार हैं कल्हण, उनके द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। उस पुस्तक में, राजतरंगिणी पुस्तक में, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपर कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर खरपरदेव ने नए वंश की स्थापना की थी, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके पश्चात उसका पुत्र कल्याणराज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी था। क्या कहा गया है कि राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था और खरपरदेव के पश्चात उसका पुत्र कल्याणराज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी था। नेक्स्ट है, खरपरदेव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। ठीक है। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। त्रिभुवन राज ने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। जो त्रिभुवन राजा हैं, त्रिभुवन राजा के द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। नेक्स्ट है, नालंदा अभिलेख। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। जो नालंदा अभिलेख है, नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपरदेव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालों से संधि की थी। ठीक है। निम्बर वंश ने पालों से संधि की थी। निम्बर शैव मतावलंबी था। निम्बर शैव मतावलंबी था और निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगणदेव शासक बना। निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगणदेव शासक बना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिरों का निर्माण कराया था। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? निम्बर के बाद जो उसका पुत्र है ईष्टगणदेव, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। कि जो निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगणदेव शासक बना। जो क्या था? ईष्टगण था। ईष्टगणदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला ऐसा शासक था ईष्टगणदेव जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। जागेश्वर में ईष्टगणदेव ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिरों का निर्माण कराया था। ईष्टगणदेव के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना। पांडुकेश्वर की ताम्रपत्र में इसे कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहावतार के समान बताया गया है। ईष्टगणदेव के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहावतार के समान बताया गया है। ठीक है। क्या होता है कि ईष्टगण के बाद उसका पुत्र जो ललित सूरदेव है वह शासक बनता है और पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहावतार के समान बताया गया है। ठीक है। किसे बताया गया है? ललित सूरदेव को।
नेक्स्ट है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है और भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया। भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। नेक्स्ट है बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छरदेव ने भुवन विख्यात दुर्मदाराति सीमनविनी सीमनविनी वैधत्य दीक्षादान दक्षैक गुरु विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण की थी और इच्छरदेव बहुत विद्वान था। इच्छरदेव के बारे में क्या कहा गया है कि इच्छरदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण की थी इच्छरदेव ने। क्या कहा गया था? भुवन विख्यात दुर्मदाराति सीमनविनी वैधत्य दीक्षादान दक्षैक गुरु विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण की थी इच्छरदेव ने और इच्छरदेव बहुत विद्वान था। इच्छरदेव के बाद इस वंश के क्रमशः देशतदेव, पद्मदेव, सुभिक्षराजदेव आदि शासक हुए। आगे चलकर कत्यूर घाटी में आसंवी देव के द्वारा आसंती देव वंश की स्थापना की गई। आगे चलकर कत्यूर घाटी में आसंवी देव के द्वारा आसंती देव वंश की स्थापना की गई। ठीक है, जो आसंती देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। आसंती देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो कि एक अत्याचारी एवं कामुक शासक था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। ठीक है, जो आसंती देव है, आसंती देव वंश की स्थापना किसने की थी? आसंवी देव के द्वारा आसंती देव वंश की स्थापना की गई थी। और जो आसंती देव वंश है, आसंती देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव एक अत्याचारी एवं कामुक शासक था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जागरों में ब्रह्मदेव को वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। नेक्स्ट है कार्तिकेय वंशीय राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। कार्तिकेयपुर वंशीय राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडेय कार्तिकेयपुरी राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडेय कार्तिकेयपुरी राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। किसके बारे में कहा गया है? कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में कहा गया है कि ये कैसे थे। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं और कहते हैं कि ये जो कार्तिकेयपुर राजा हैं, ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे और जो कार्तिकेयपुर राजा थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे।
नेक्स्ट है, इन शासकों के यानी जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो शासक थे, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा संस्कृत थी तथा लोक भाषा पाली थी और इनका राज्य धर्म राज्य था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजाओं का जो राज्य था वो है धर्म राज्य था। कार्तिकेयपुर राजाओं ने लोक उपयोगी बहुत से कार्य किए थे और कार्तिकेयपुर राजाओं का राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था तथा पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। ये सभी कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं के बारे में कहा गया है कि कार्तिकेयपुर वंश के शासकों की राजभाषा संस्कृत थी, लोक भाषा पाली थी और कार्तिकेयपुर राजवंश में जो राज्य था वो है धर्म राज्य था। और कार्तिकेयपुर वंश के जो राजा हैं उन्होंने लोक उपयोगी बहुत से कार्य किए थे और कार्तिकेयपुर राजाओं का जो राज्य प्रबंध था वह उच्च कोटि का था तथा पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपना शरीर त्याग किया। 820 ईस्वी में केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले कुमाऊँ के चंद राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।